हरियाणा में अब उपद्रव करना पड़ेगा महंगा। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को राज्यपाल की मंजूरी। प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी भरपाई। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने मनाया काला दिवस। काले झंडे और काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। किसान नेता बोले कृषि कानून रद्द नहीं होने तक चलेगा आंदोलन। कोरोना से बचने के लिए अभी सावधानी की जरूरत। 24 घंटे में 4157 मरीजों की मौत। 2 लाख से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि। हरियाणा में मिले 2817 नए केस। तीसरी लहर की चेतावनी पर अलर्ट हुई हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 बिल को मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल ने विधेयक पर मुहर लगाई। 18 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र में बिल पारित हुआ। किसी भी संपत्ति का नुकसान करने वालों से भरपाई की जाएगी। कई बार आंदोलन के दौरान संपत्ति का नुकसान होता है। कम से कम 1000 रुपए की संपत्ति की भरपाई की मांग की जा सकती है। वसूली विधेयक को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि निश्चित तौर पर इस कानून की जरूरत थी और आंदोलनकारियों के बीच जो शरारती लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, अब उनसे भरपाई की जाएगी। कांग्रेस के इस कानून का विरोध किए जाने पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस से मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि वो गाड़ी तोड़ने वालों के पक्ष में है या फिर विरोध में, लेकिन कांग्रेस हाउस में अपना मत स्पष्ट नहीं कर पाई। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने ऑनलाइन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में को एक्मो की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सीएम कोष से 50 लाख रुपए देकर यह मशीन स्थापित करवाई। जब मरीज आखिरी स्टेज पर होता है तो इसे आईसीयू के बाद इस मशीन पर लाया जाता है। मशीन से कृत्रिम फेफड़ों से सांस दी जाती है और बाहर ऑक्सीजन निकाली जाती है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर आईटीबी संस्थान का धन्यवाद किया और सभी से अपील करते हुए लिखा कि महामारी के समय में हम एकजुट होकर ही कोरोना पर विजय पा सकेंगे। डीआरडीओ की बनाई गई 2 डीजी की 50,000 गोलियों का ऑर्डर हरियाणा ने दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दवाई से ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है और मरीज जल्द एक्टिव हो जाता है। बाबा रामदेव और आईएमए के विवाद पर विज ने कहा कि हमने पतंजलि की किट बांटना शुरू कर दिया है। ये हम किसी को जबरदस्ती दे नहीं सकते। आयुर्वेद और एलोपैथी अपनी अपनी जगह है। लोगों का विश्वास आयुर्वेद पर भी है। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जो लोग घोषणाएं करते हैं उनकी घोषणा का क्या आधार है कि तीसरी लहर सिर्फ बच्चों को ही नुकसान पहुंचाएगी। कोरोना वैक्सीन के टेंडर को लेकर कई प्रदेशों को मना कर दिया गया है और सीधा केंद्र को वैक्सीन देने की बात कही, जिसे लेकर विज ने कहा कि 1 करोड़ वैक्सीन का टेंडर फ्लोट किया गया। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैसाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि मानव ने दशकों में ऐसे संकट का सामना नहीं किया। भविष्य में इन घटनाओं को कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के तौर पर याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी कई लोगों के दरवाजे पर दुख और दर्द लेकर आई। महामारी ने सभी देशों को प्रभावित किया। आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं। वैक्सीन का काम भी जारी है। बुद्ध पूर्णिमा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश शेयर किया। लिखा कि सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। सीएम मनोहर लाल ने बुद्ध पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट किया कि भगवान बुद्ध जल्द महामारी से मुक्ति दिलाएं।
देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 2,08,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 4,159 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 24 लाख से ज्यादा हैं। देश में 1 मई के बाद से अब तक 95,390 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया, जो मृतकों की कुल संख्या का 31.41% है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 24,136 नए मरीज मिले, जबकि 36,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 1,137 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,568 से ज्यादा केस मिले। 156 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। योग गुरु बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1,000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। कहा है कि अगर बाबा 15 दिन में माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल शुरू हुए आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर किसान संगठन काला दिवस मना रहे हैं। किसान संगठनों ने अपील की है कि कृषि कानूनों के विरोध में लोग अपने घरों, वाहनों, दुकानों पर काला झंडा लगाएं। किसान मोर्चा की ओर से किए गए इस आह्वान को कांग्रेस समेत 14 प्रमुख विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं और 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वार्ता की बहाली की अपील की है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले वक्त में जहां जहां चुनाव होंगे वहां जाकर आंदोलन को धार दी जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि गांव में लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा पाने में सरकार की कमी रही। समाजसेवी संस्थाओं ने अगर मदद नहीं की होती तो गांव में हालात और भी बदतर हो सकते थे। राकेश टिकैत ने कहा कि सभी बॉर्डर और गांव-गांव में काले झंडे फहराए जाएंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान सभी जगह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। किसान सरकार का पुतला फूंकना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 महीनों में रोष प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अंबाला शंभू बॉर्डर पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी पगड़ी के साथ काला रिबन बांधकर आए और विरोध जताया। चढ़ूनी ने कहा कि अभी कोविड चल रहा है और उसके खत्म होने के बाद आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। राजस्थान के खेड़ा बॉर्डर पर किसानों ने काला दिवस मनाया। इस मौके पर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों के काला दिवस पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कोरोना काल में किसानों को बातचीत करनी चाहिए। सरकार इस वक्त वैक्सीन और टेस्टिंग के अलावा हर संभव मदद कर रही है। पहलवान और हत्या आरोपी सुशील कुमार की गिरफ्तारी को लेकर संदीप सिंह ने कहा कि खेल जगत में यह बहुत निंदनीय है। खिलाड़ियों को ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए। खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि खेलो इंडिया के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। ओलंपिक्स में जिस तरीके से चीजें हुई उस तरह होंगे, उसी तर्ज पर आगे कदम उठाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र में किसान गाड़ियों और मकानों पर काले झंडे लगाकर काला दिवस मना रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। पंचकुला में भी किसानों ने काला दिवस मनाया। टोल प्लाजा पर किसानों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। भवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ में किसानों ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। किसानों के इस प्रदर्शन में महिलाओं ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील प्रधान का कहना है कि किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी हर धार्मिकता पर अड़ी है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। सिरसा में किसानों ने काला दिवस मनाया। किसान लखविंद्र सिंह के परिवार ने घर की छत और वाहनों पर काले झंडे लगाए और संदेश दिया कि वो सरकार के खिलाफ है। गोहाना में भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अंबेडकर चौक पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे।
भिवानी में कर्मचारी और किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध जताया। कहा, सरकार किसानों की आवाज को अनसुना कर रही है। भिवानी के गांव प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों ने काला दिवस मनाया। इस दौरान किसानों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, ना मास्क लगाया और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। सिरसा में किसानों ने काला दिवस मनाया। चौक पर लगे बैरिकेड्स तोड़ किसान उप मुख्यमंत्री के निवास के पास पहुंचे और सरकार का पुतला फूका। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली पुलिस के किसान नेता प्रेम सिंह मलिक को हिरासत में लेने के विरोध में किसानों ने दिल्ली हिसार NH9 को जाम किया। किसान नेता काले कपड़े और गाड़ी पर काला झंडा लगाकर टिकरी बॉर्डर के लिए निकले। किसान नेता प्रेम मलिक को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया, जिसके बाद किसानों ने रामायण टोल प्लाजा पर जाम लगाया हुआ खोल दिया। रादौर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने काला दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। सिरसा में रिलायंस के 2 शोरूम पर अचानक किसान पहुंचे और शोरूम संचालकों से भिड़ गए। इस दौरान किसानों ने शोरूम बंद करवाए। कहा कि शोरूम खुले तो नुकसान के जिम्मेदार संचालक होंगे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक शोरूम बंद रहेंगे। टोहाना में किसानों ने काला दिवस मनाया। किसानों ने बाइक रैली निकाली और सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। सोनीपत में सिविल अस्पताल के सीएमओ ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की। सीएमओ ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली और तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। सीएमओ ने दावा किया कि सोनीपत और खानपुर में 50 से 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने भी आश्वस्त किया कि बेड और दवाइयों की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। भिवानी में बाजार में भीड़ रोकने के लिए ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलवाने और बंद करवाने में प्रशासन जुटा नजर आया। एसडीएम और डीएसपी अपनी टीमों के साथ निकले। डीएसपी ने कहा कि पुलिस लोगों को समझाने के साथ चालान भी काट रही है। लॉकडाउन और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के वाहन इंपाउंड किए जा रहे हैं। गुरुग्राम का एक गांव कोरोना महामारी की जंग में मिसाल बन चुका है। मार्च 2020 से मौजूदा वक्त तक संक्रमण का एक भी मामला गांव में दर्ज नहीं किया गया। तकरीबन 2500 की आबादी वाले इस गांव के ग्रामीणों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन को लेकर बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई है। सोहना के बहलपा गांव में 45 प्लस वाले तकरीबन ग्रामीणों को वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 प्लस युवा स्लॉट मिलते ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। जींद के 1100 आबादी वाले छोटे से गांव जीवनपुर ने बड़ा काम कर दिखाया। गांव के 45 साल के सभी लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और दूसरी डोज सिर्फ 25% लोगों को ही लगनी बाकी है। पूरे गांव में आज तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, ना ही गांव में कोरोना से कोई मौत हुई। कोरोना की पहली लहर के बाद से गांव की 11 सदस्य कमेटी लोगों को जागरूक कर रही है। गुरुग्राम में 11वीं कक्षा की छात्रा रुबानी राठी की मांग को पीएम ऑफिस ने मान लिया है। रुबानी ने पीएमओ को स्पेशल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने की अपील की थी, जिसके बाद पीएमओ के दखल से गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एम्बियंस मॉल में देश का पहला स्पेशल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में 100 से ज्यादा स्पेशल बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। इनमें से 50 बच्चे वो हैं जिन्हें रुबानी ने सोशल मीडिया के जरिए कैंप में आने के लिए इन्विटेशन दिया था। नूह में बड़ा मदरसा के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने सिविल अस्पताल में टीकाकरण कराया। टीका लगवाने के बाद मुफ्ती जाहिद ने कहा कि कोरोना महामारी में सभी का बचाव करना है और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को अमल में लाना है। शादी में बैंड का काम करने वालों को लॉकडाउन में भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन कामगारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। भिवानी में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। ब्लैक फंगस के मरीजों की पहचान के लिए शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया। बोर्ड सचिव और नोडल अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम में 5 हेल्पलाइन हैं, जिनमें कोरोना से ठीक हुए मरीजों की जानकारी ली जा रही है। हेल्पलाइन पर संक्रमण से ठीक हुए जिन मरीजों में किसी बीमारी या ब्लैक फंगस के लक्षण मिल रहे हैं, उन्हें सिविल अस्पताल में जाने की सलाह दी जा रही है। पलवल में कोरोना से जंग जीतने के बाद लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से उमंग ओपीडी चलाई जा रही है।
सिविल सर्जन ने बताया कि नागरिक अस्पताल में उमंग ओपीडी के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई। टीम में मनोचिकित्सक और बाकी स्टाफ है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना से ठीक होने के दौरान लोगों में मानसिक तनाव ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपना मनोबल बढ़ाएं। सिरसा के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में कमी आई। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कमर कसी है। लोगों को गांव-गांव जाकर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। मैम चौबीसी के गांव खरेंटी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। महिलाओं ने बताया कि पीने लायक नहीं आता। ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जलघर की सफाई करवाकर गलियों में हो रही लीकेज को ठीक करवाया जाए। हांसी के भाटला गांव में 92 वर्षीय बुजुर्ग को बहू ने पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि बहू ने सास को गला घोंटकर मारने की कोशिश की। 11 मई को सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बुजुर्ग महिला ने बहू और पोते पर पीटकर घर से निकालने का आरोप लगाया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर बुजुर्ग को घर में रखने के आदेश दिए गए थे। बुजुर्ग का बेटा सूचना मिलने पर गांव में पहुंचा। घायल मां को सिविल अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया। पलवल में यमुना नदी से रेती चोरी करने वाले डंपर चालक ने पुलिस पार्टी पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने इधर उधर कूदकर अपनी जान बचाई। अंबाला के गांव फतेहगढ़ साहिब के सरपंच और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी का पोस्टर लगने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पोस्टर में लिखा है कि सरपंच और उसके परिवार को मार दिया जाएगा और ये एक डेथ वारंट है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रादौर के मेन बाजार में 3 बाइकों पर सवार होकर आए 9 अज्ञात लोगों ने केमिस्ट की दुकान में घुसकर तलवारों और डंडों से तोड़फोड़ की। बदमाशों ने दुकान पर लगे शीशों को भी तोड़ दिया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच शुरू की। पलवल के मुंडकटी थाना इलाके से 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर रेप किया गया और रेप के बाद गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी गई। आरोपी शव को पेड़ से बांधकर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें मेन मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। युवक सड़क पार कर ड्यूटी पर जा रहा था कि तभी तेज रफ्तार वैगनार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर उछलकर जा गिरा और कार चालक उसे रौंदता चला गया। सोनीपत में गैस सिलेंडर से गैस चोरी मामले में प्रशासन ने आरोपी कर्ण एजेंसी के कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पुलिस ने बेचे गए सिलेंडर के 3,272 रुपए, गैस निकालने की मशीन, तोल का कांटा, 132 सिलेंडर और 4 गाड़ी बरामद की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करनाल में किसान की मेहनत रंग लाई और लगातार दूसरे साल सेब के पेड़ पर फल आया। इतना ही नहीं, किसान के द्वारा सेब के पौधे लेने के लिए विदेशों से भी किसान संपर्क कर रहे हैं। किसान ने करीब 1.5 एकड़ जमीन में सेब की खेती की है, जिसके अलावा बाग में बादाम भी उगाए गए हैं। किसान का कहना है कि बाकी किसानों को भी गेहूं धान के अलावा फलों की भी खेती करनी चाहिए। साइक्लोन यास ने बंगाल की खाड़ी में तेजी पकड़ ली है और ये तूफान बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकरा सकता है। बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बंगाल उड़ीसा के तटीय इलाकों में लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम जारी है। एनडीआरएफ समेत कई और एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। उड़ीसा के बालासोर कोस्ट के पास चांदीपुर में तेज बारिश शुरू हो गई। यहां समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें आने लगी हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि समुद्री इलाके से दूर रहें। साइक्लोन यास की आहट से पहले ही एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है और एनडीआरएफ की कई टीमों को बंगाल उड़ीसा में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के अलावा भारतीय नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया। बीते 2 दिनों से ही समुद्री इलाके के आसपास मछुआरों को वापस लाने की प्रक्रिया चालू थी। बाकी बोटों को भी वापस तट पर लाया गया। सीबीआई के नए डायरेक्टर की कमान सुबोध जायसवाल को सौंपी गई। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रह चुके हैं।
सुबोध जायसवाल मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी पदभार संभाल चुके हैं। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं।